तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि श्रेक अकेडमी को लेकर ये शिशुई और चीफ मिनिस्टर के बीच में बैश हो रही थी, लेकिन तभी मिलिट्री चीफ अपनी बात रखता है, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें मिलिट्री चीफ को दिखाया जाता है जो कि बड़ी आसानी से अपना सारा बोझ जूजी पर डाल देता है, जिससे मिलिट्री चीफ की चालाकी साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसके पास खुद कोई खास प्लान नहीं था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूजी पर डाल दी थी। लेकिन उसकी बात में लॉजिक था, इसलिए चीफ मिनिस्टर भी उसका विरोध नहीं कर पाता है। तो दूसरी तरफ ये शिशुई भी कुछ देर सोचने के बाद इसके लिए मान जाती है। तो दरअसल जूजी सिर्फ एम्पायर की वफादार नहीं थी, बल्कि हेवनली सोल एम्पायर पर मिली बड़ी जीत की सबसे बड़ी वजह भी वही थी। और मिंगदू माउंटेन रेंज पर अटैक करने के बाद अचानक हेवनली सोल एम्पायर पर अटैक करना और सारी जानकारी को सीक्रेट रखना उसकी ही स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर ने दुश्मन के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। और कई लोग तो यह तक मानते थे कि अगर क्राउन प्रिंस की प्रेगनेंसी की वजह से जूजी पीछे नहीं हटती तो सन मून एम्पायर अब तक पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा होता, जो सोचकर सुतियान रान का मूड भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ जूजी की राय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिसके बाद वो कॉन्ग डेमिंग की तरफ देखकर पूछता है कि एल्डर कॉन्ग इस बारे में आपका क्या कहना है। जो सुनकर कॉन्ग डेमिंग कहते हैं कि हमारे दुश्मनों की सफलता में किस्मत का भी बड़ा हाथ था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें कैसे पता चला कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन रेडिएंट सिटी में मौजूद नहीं है। और मेरे अंदाजे से शायद उनके पास सिर्फ कंसीलमेंट एबिलिटी ही नहीं है, बल्कि स्पेशल एबिलिटी भी हो सकती है। जो सुनकर सुतियान रान और ये शिशुई दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसी पावर बहुत ज्यादा रेयर थी। जिसके बाद कॉन्ग डेमिंग समझाते हैं कि अटैक के दौरान 2 सोल इंजीनियर लीजन्स की बात हुई थी, लेकिन रिट्रीट करते हुए सिर्फ एक लीजन दिखाई दी थी, जबकि हजारों शेल्स दागने वाली दूसरी लीजन का कोई निशान नहीं मिला था। और उसके मुताबिक इतने सारे जुगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स को सिर्फ कंसीलमेंट स्किल से छिपाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अल्टीमेट डोलो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे शक है कि दुश्मनों के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जो बड़ी संख्या में सोल टूल्स को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। जो सुनकर सुतियान रान हैरान होकर पूछता है कि क्या स्पेशल सोल टूल जैसी कोई चीज सच में हो सकती है, जिस पर कॉन्ग डेमिंग कहता है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर ऐसा सोल टूल सच में मौजूद है तो हमें हर कीमत पर उसे हासिल करना होगा, क्योंकि इससे सोल टूल्स का डेवलपमेंट कई गुना आगे बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो आगे कहता है कि पहले वॉर गॉड एम्प्रेस को सारी जानकारी भेजो, और अगर सुप्रीम वर्शिप्ड का अनुमान सही है तो यूहाओ ही इस स्पेशल एबिलिटी या कंसीलमेंट का कारण है, और हमें उसे पकड़कर सारी सच्चाई जाननी होगी। और एक बात तय है कि अगर उसे अपनी तरफ नहीं किया जा सकता है तो उसे जल्द खत्म करना होगा। लेकिन तभी अचानक दूर से एक भयानक धमाका सुनाई देता है, जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो वही कॉन्ग डेमिंग तुरंत सुतियान रान को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और बाकी सोल इंजीनियर्स भी डिफेंसिव सोल टूल्स एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद खबर आती है कि दुश्मनों के छोड़े हुए सोल टूल्स वाले एरिया में चेन एक्सप्लोजन हुआ है और वहां मौजूद सारे सोल टूल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जो सुनकर सुतियान रान का गुस्सा फिर भड़क उठता है और वो तुरंत मीटिंग खत्म कर देता है और जूजी को लेटर भेजने का फैसला करता है और पूरे एम्पायर में मार्शल लॉ लागू करवा देता है। जबकि दूसरी तरफ स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ रहता है और टैंक सेक्ट और हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन के लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि वे रेडिएंट सिटी के बीचों बीच अटैक करके बिना किसी नुकसान के वापस लौट आए थे और 300 जुगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स भी सेफ बचा लिए गए थे। और एक दिन की मेडिटेशन के बाद यूहाओ पूरी तरह रिकवर हो जाता है, और जैसे ही बेबे को उसकी खबर मिलती है तो वो तुरंत मीटिंग बुलाता है और यूहाओ और तांग बुटोंग भी वहां पहुंचकर सभी के साथ बैठ जाते हैं। और तभी बेबे मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बार सन मून एम्पायर में जरूर हड़कंप मचा होगा, लेकिन अफसोस ये है कि हमें नहीं पता सुतियान रान मरा है या नहीं। जो सुनकर यूहाओ सिर हिलाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो मरा होगा, क्योंकि इंपीरियल पैलेस की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, लेकिन इतना जरूर है कि इस अटैक ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया होगा। जो सुनकर सुसैनसी हंसते हुए कहता है कि सबसे अच्छा होगा अगर वे फ्रंट लाइन से अपनी आर्मी वापस बुला ले, और तब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन ये सुनकर बेबे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि इतना आसान नहीं है और अब सन मून एम्पायर पूरी स्ट्रेंथ से हमें ढूंढेगा, इसलिए यूहाओ तुम दोबारा रेडिएंट सिटी जाने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनकर यूहाओ कड़वी मुस्कान के साथ कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने तो मेरे मन की बात पहले ही जान ली है, क्योंकि मैं सच में वापस जाकर वहाँ की सिचुएशन देखना चाहता था। जिस पर बेबे कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमने पहले ही बहुत बड़ा रिस्क लिया है और अब हमें अपनी सिचुएशन को स्टेबल रखना होगा, और रेडिएंट सिटी में बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इसलिए अगर इस बार कुछ गलत हो गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जो सुनकर यूहाओ भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि बेबे की बात पूरी तरह सही है, जिसकी वजह से यूहाओ ज्यादा जिद नहीं करता है, क्योंकि अगर वो पूरी टीम का माइंड और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर था तो वही बेबे उसकी रीढ़ की हड्डी जैसा था, और वो हमेशा अपने सीनियर ब्रदर की रिस्पेक्ट करता था। जिसके बाद बेबे कहता है कि हमें रेडिएंट सिटी से जितना दूर रह सकते हैं उतना ही दूर रहना होगा, और फिर बेबे यूहाओ से कहता है कि रात होते ही बाहर जाकर जल्दी वापस आ जाना, और उसके बाद हम श्रेक अकेडमी लौटेंगे और वहाँ की सिचुएशन देखेंगे और फ्रंट लाइंस की जानकारी लेकर अगला कदम उठाएंगे। जो सुनकर यूहाओ तुरंत मान जाता है। हालांकि उसके मन में एक और प्लान था, लेकिन वो फिलहाल
फिलहाल उसका जिक्र नहीं करता है। और तभी केटाव थोड़ा दुखी होकर युहाओ से कहता है कि वापस जाते समय सन मून एम्पायर की कुछ और सोल फॉर्मेशंस भी उड़ा देते हैं, क्योंकि इस बार हमने बहुत ज्यादा नुकसान झेला है। जो सुनकर सुसैन हंसने लगता है, जिस पर केटाव कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हमने इस बार कितने सोल कैनन शेल्स खर्च किए हैं, यहाँ तक कि हमने एक डिफेंसिव सोल फॉर्मेशन भी यूज करनी पड़ी थी। जिस पर बेई केटाव से कहता है कि तुम सही कह रहे हो और अगली बार हम रेडिएंट सिटी पर अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोल फॉर्मेशंस को निशाना बनाएंगे और जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाएंगे। जो सुनकर केटाव बड़बड़ाता है कि काश हम सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को भी लूट पाते, तो हमारी टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के पास भी ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स होते, जिसके चलते हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जो सुनकर सभी उसे घूरने लगते हैं, लेकिन युहाओ गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उस पूरी लीजन को लूटना नामुमकिन है। लेकिन अगर वो किसी तरह सन मून एम्पायर का एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल हासिल कर ले और टीचर सुवान तक पहुंचा दे, तो श्रेक एकेडमी को बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि सन मून एम्पायर ने ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स का मास प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल किया है। जिसके बाद सभी आराम करने लगते हैं और रात होते ही युहाओ और तांग वुटोंग चुपचाप स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन से बाहर निकलते हैं और उसी छोटे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने स्पेक्ट्रल डोर खोला था, जहां चारों तरफ कोल्ड हवा चल रही होती है और पेड़ों की खुशबू एनवायरनमेंट में फैली हुई होती है, जो महसूस करके दोनों गहरी सांस लेते हैं। और आखिर डोलो कॉन्टिनेंट जैसी अपनापन भरी फीलिंग कहीं और नहीं मिल सकती थी। लेकिन आगे बढ़ने की बजाय युहाओ एक पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है, जो देखकर तांग वुटोंग पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर युहाओ उसे चुप रहने का इशारा करता है और अपने पास बुला लेता है। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अगले ही पल तांग वुटोंग की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि युहाओ की स्पिरिचुअल सेंसेस पूरे फॉरेस्ट में फैल रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उनमें एक स्ट्रेंज खुशी और शांति भरी एनर्जी मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत छोटे छोटे जीवन उसे इस दुनिया की सुंदरता महसूस करा रहे हों। और धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल पावर भी उस एहसास में डूबने लगती है और उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और दोनों की मार्शल सोल्स और हाओडोंग पावर पहले से ही एक दूसरे से डेप्थ से जुड़ी हुई थी, इसलिए युहाओ जो महसूस कर रहा था वो तांग वुटोंग भी महसूस कर पा रही थी। तो वही ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों का एग्जिस्टेंस आसपास के पौधों और नेचर के साथ जैसे एक हो जाता है। और जब तांग वुटोंग दोबारा अपनी आंखें खोलती है, तब तक सुबह हो चुकी होती है और हर तरफ ओस की बूंदें चमक रही थी और जंगल के अंदर एक नई एनर्जी फैली हुई होती है, जो देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। और सिर्फ कुछ ही घंटों में तांग वुटोंग को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि प्लांट्स की दुनिया के साथ उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा हो गया था और उसकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर अपनी एक जर्नी पे निकल पड़ते हैं। और कुछ देर उड़ने के बाद तांग वुटोंग को एहसास होता है कि वे श्रेक एकेडमी की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जो देखकर वो युहाओ से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर युहाओ मिस्टीरियस मुस्कान के साथ जवाब देता है कि मैं सीनियर ब्रदर को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और थोड़ी देर में तुम सब कुछ समझ जाओगी। जो सुनकर तांग वुटोंग ज्यादा सवाल नहीं करती है और चुपचाप उसके साथ उड़ती रहती है। और लगभग 3 घंटे तक वेस्ट और फिर साउथ डायरेक्शन में उड़ने के बाद वे एक इलाके में पहुंचते हैं जो श्रेक एकेडमी से काफी दूर था। जिसके बाद युहाओ नीचे उतरता है और अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस से आसपास की जगह को चेक करता है और कुछ ही देर बाद वो अचानक खड़ा हो जाता है, जो देखकर तांग वुटोंग समझ जाती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया है। जिसके बाद युहाओ उसका हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ता है और जल्द ही उनके सामने एक बहुत बड़ी वैली दिखाई देती है, जो देखकर युहाओ की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ सामने फैली हुई वैली के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास और रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई होती है। तो वही दूर तक फैली हरियाली और फूलों का समुद्र ऐसा लग रहा था मानो धरती पर अनगिनत जेमस्टोन बिखरे हुए हों। और इस खूबसूरत नजारे को देखकर तांग वुटोंग पूरी तरह एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि यह जगह कितनी खूबसूरत है। जिस पर युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। और इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर वैली के और अंदर आने लगता है और दोनों जमीन पर कदम रखने की बजाय अपनी सोल पावर की मदद से हवा में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दूर दूर तक फैली ब्लू सिल्वर ग्रास इतनी सुंदर लग रही थी कि वे उस पर पैर रखना नहीं चाहते थे। और जैसे जैसे वे वैली के अंदर जाते हैं तो हवा और भी ताजा होती जाती है और चारों तरफ फूलों की हल्की खुशबू फैली होती है और मधुमक्खियां व बटरफ्लाईज उड़ती दिखाई देती हैं और ये जगह एक तरह से डिवाइन रेल्म जैसी लग रही होती है। और थोड़ी देर बाद वे वैली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास ही दिखाई देती है, जो देखकर युहाओ की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आती है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाकर पूरे एरिया को चेक करने लगता है। लेकिन तभी शांत दिखाई देने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक हिलने लगती है और देखते ही देखते सभी घास नुकीली होकर खड़ी हो जाती है और पूरे एनवायरनमेंट में हॉस्टाइल ऑरा फैल जाता है, जो देखकर तांग वुटोंग हैरान होकर कहती है कि ये प्लांट तो घबरा रहे हैं। लेकिन युहाओ शांत बना रहता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकती है। इसका मतलब था कि कोई ऐसा एग्जिस्टेंस मौजूद है जो इन सभी पौधों से स्पिरिचुअल कनेक्शन रखता है और यही बात उसके शक को यकीन में बदल देती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।